नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, सबके सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। इफ अगर, अगर क्या हो भाई, इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर, आर्मेचर क्या कहलाता है, कॉइल होती है, ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के दरमियान में जो आर्मेचर है, एक्सेप्ट डिक्रीज इन, अब ये बताइए होता क्या है कि ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर से करंट जा रहा है आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल हो गए। अब ये बताइए एक्सेप्ट एरिया ऑफ कॉइल, अब ये बताइए अगर मैं एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, बताइए जब मैं एरिया को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं। आर्मेचर कौन सा पार्ट होता है? आर्मेचर वो होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है। तार को जब तार को किसी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर पे लपेटोगे ना, देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे जैसे टेप होती है ना, टेप किसी स्ट्रक्चर पे लिपटी हुई होती है ना, उसका एक आखिर में एक टुकड़ा निकलता है ना टेप का, तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टाइप का होता है जिसके ऊपर वायर को क्या किया जाता है, वाइंड किया जाता है। हाँ बेटा, इंसुलेटर रखेंगे, कंडक्टर नहीं रखा जाता, लेकिन अगर कंडक्टर भी रख दें तो वायर बजाते खुद इंसुलेटेड होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वायर के ऊपर रबर चढ़ा होता है, लेकिन आपने नॉर्मली वाइंडिंग देखी है, वो क्लोज्ड नहीं होती, ओपन होती है। लेकिन होता क्या है कि उस वायर के ऊपर एक केमिकल चढ़ा होता है जो आंख से नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर केमिकल मौजूद, यानी कि ये ओपन वायर है, इसके ऊपर एक केमिकल कोटेड होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट केमिकल होता है, ताकि वायर इंटैक्ट ना हो। अब ये बताइए अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूं कॉइल का, तो बताइए अगर मैं इसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है कि कॉपर वायर की लेंथ बढ़ गई। जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ करंट आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सही, देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर ऑफ डीसी, यानी कि इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक्सेप्ट डिक्रीज इन। अब ये बताइए वो क्या चीज है जिसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया को चेंज करने से फर्क पड़ेगा। एरिया अगर मैं कम कर देता हूं तो फोर्स भी क्या, आपने देखा है ना बड़ी मोटर्स जो होती है उनकी कॉइल भी बड़ी होती है, और छोटी मोटर्स जो होंगी उनकी कॉइल क्या होगी, छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, फर्क पड़ रहा है ना, छोटी मोटर की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, बड़ी मोटर की स्ट्रेंथ क्या होगी, घूमने की ज्यादा होगी। तो भाई एरिया ऑफ कॉइल पे इंपैक्ट हो रहा है। करंट इन कॉइल, करंट बढ़ाओगे कॉइल में तो अगर कम कर देते हो करंट तो रोटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ा देते हो तो रोटेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ज्यादा कर दोगे ज्यादा, कम कर दोगे तो कम, तो डिक्रीज हो रहा है ना। लेकिन अगर उसी कॉइल की शेप को चेंज कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही रखूं, एरिया उतना ही रखूं, अब कॉइल इसके बजाय मैंने क्या कर दिया है, उसकी कॉइल की शेप जो है वो ऐसे इस शेप में कर दी कॉइल, या रेक्टेंगल के अंदर कर दी, या सर्कल कर दी, करंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में। अब देखिए करंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि करंट को कम करूंगा तो डिक्रीज होगा ना, करंट को बढ़ाऊंगा तो इंक्रीज होगा ना, तो चेंज हो रहा है। आपने आंसर देना है किस चीज में, एक्सेप्ट में देना है, जिसपे इफेक्ट ना करे। अब ये बताओ कॉइल तुम सर्कुलर रख लो या कॉइल तुम रेक्टेंगुलर रख लो, अमाउंट ऑफ फोर्स जो अप्लाई होगी वो तो सेम ही होगी ना, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप ऑफ द कॉइल जो है ये एक्सेप्ट में आएगा, यानी कि नो चेंज। अगर मैं कॉइल की शेप को चेंज कर देता हूं तो आपके पास करंट डिक्रीज यानी कि वो उस फैक्टर, यानी कि उस फैक्टर से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ कहिए। सर मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो पोल्स का हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो उससे भी सर फर्क आएगा, लेकिन इंपैक्ट तो नहीं है ना, यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ ना, जब ऑप्शन में दिया होगा तब हम बात करेंगे। तो ऑप्शन में वो चीज जिसपे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, आप देखते हैं एरिया ऑफ अ कॉइल के ऊपर इंपैक्ट आता है, आप देखते हैं करंट इन अ कॉइल ज्यादा करोगे कम करोगे तो स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा मोटर की, आप देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम और ज्यादा करते हैं तो स्पीड पे फर्क पड़ता है। लेकिन आपने अभी तक शेप ऑफ द कॉइल नहीं पढ़ा, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लूं, सर्कुलर ले लूं, ट्रायंगुलर शेप की कॉइल ले लूं, कैसी ही कॉइल क्यों ना ले लूं, फोर्स अप्लाई होगी ना, तो शेप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो एक्सेप्ट में आंसर क्या आ जाएगा, शेप ऑफ कॉइल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कॉमन इन एसी जनरेटर। अब देखो
तुम याद करो एसी जनरेटर के अंदर जब हम डीसी मोटर देखते हैं तो डीसी मोटर में क्या मैग्नेटिक पोल्स होते हैं? गधे हैं आप अगर नहीं गए तो। ओ भाई कॉइल को मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान ही रखते थे भाई, ये ऐसे होता था नॉर्थ साउथ, ये होती थी कॉइल। ये दोनों में होते हैं। अब यहां पे मुझे बताइए नॉर्थ और साउथ पोल, अगर मैं यहां से करंट दूंगा तो ये घूम जाएगी तो मोटर बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहां पे हैंडल रख के इसे घुमाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? हैंडल रख के अगर इसे घुमा रहा हूं तो करंट जनरेट होने लगेगा तो क्या बन जाएगा? जनरेटर। अब जरा खुद सोचो, पोल्स दोनों में है तो भाई पोल्स जो है ये तो दोनों में। आर्मेचर क्या होता है? जिसके ऊपर कॉइल लपटी भी होती है, ये भी दोनों में। कार्बन ब्रशेस दोनों में होते हैं। स्प्लिट रिंग। अब बताइए स्लिप रिंग, स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट, ये जो डीसी मोटर होती है इसमें कौन सा रिंग इस्तेमाल किया जाता है? स्प्लिट। याद करें, सुन तो लो ना मेरा बेटा, स्प्लिट रिंग किस चीज के अंदर इस्तेमाल होता है? डीसी में। और स्लिप रिंग्स कैसे होते थे? एक रिंग ऐसे आता था, एक ऐसे आता था, एक रिंग यहां बनता था, एक रिंग यहां बनता था, और यहां पे ब्रशेस लगा दिए जाते थे। जब ये रोटेट करती थी कॉइल तो इस रोटेशन से इन ब्रशेस के अंदर क्या होता था? करंट जनरेट होने लगता था। तो ये याद रखें कि स्लिप रिंग्स किस में इस्तेमाल होता है? एसी जनरेटर में इस्तेमाल होता है। और स्प्लिट रिंग किसमें? डीसी मोटर में इस्तेमाल होता है। तो बताइए अगर मैं ये कहूं कि स्लिप रिंग जो है वो कॉमन है एसी और डीसी में, तो क्या कॉमन होगा? नहीं। तो ये नॉट लिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? चाहे स्लिप रिंग होता है चाहे स्प्लिट रिंग्स होता, स्प्लिट होता है तो भी आपके पास क्या होता है? ये नॉन कॉमन होता। तो इसका आंसर क्या होगा? स्लिप रिंग्स, जो कि एसी और डीसी के अंदर कॉमन, मोटर और जनरेटर में कॉमन नहीं। हाँ मेरा बेटा, आर्मेचर जो होता है वो उस कॉइल, देखें मैंने क्या बताया, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसे, और इसके ऊपर कॉइल लपेट, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना लकड़ी का, इसको आर्मेचर कहते हैं। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स? तो ये आप सब जानते हैं, म्यूचुअल, म्यूचुअल। ऊपर वाला कौन सा बेटा? एक रह गया है। अच्छा अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है चेंज द वैल्यू? ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर मैंने चेंज करना हो, बढ़ाना हो या कम करना हो, स्टेप अप करना हो या स्टेप डाउन करना हो, बताइए। मोटर तो ये काम नहीं करती, एसी जनरेटर करंट जनरेट करता है, लाउड स्पीकर आवाज देता है, तो ये आपके पास क्या चीज इस्तेमाल होगा इस पर्पस के लिए? सर अगर सर 14 वाला सर करें। हाँ मेरा बेटा, सर अगर उसमें एसी या डीसी होता फिर 14 में क्या होता है? एसी या डीसी होने का मतलब वहाँ वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर ये लिखा होता है वेरिंग, हाँ बिल्कुल सही, आप ये कह रहे हैं कि लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज, डी, हाँ डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज। बताओ, एक सर्किट है डायरेक्ट, डायरेक्ट का सोर्स यही होती है ना बैटरी, बैटरी है ना ये। अब ये बताइए कि बैटरी के अंदर ये रेजिस्टेंस लगा है, सुनो भाई, सुने बेटा, ये रेजिस्टेंस लगा है। अब बैटरी से जो वोल्टेज जा रहा है, करंट जा रहा है, अगर मैंने इस करंट को चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करूंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। तो डायरेक्ट वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? रियोस्टेट। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करने के लिए, यार तुम्हारा मास तो बड़ा अच्छा है। अब ये दो तरीके से लग रहा है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। नहीं रहने दे, बात नहीं बस, अच्छा बस। इफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन कंडक्टर, अगर एक किसी कंडक्टर, एक कंडक्टर है ये, ठीक है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर ये फील्ड अचानक क्या होने लगे? चेंज होने लगे, तो बताओ किसी अगर एक कंडक्टर रखा जाए और इस कंडक्टर से यहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, अगर ये फील्ड कांस्टेंट है तो कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, लेकिन इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होने को कहते हैं, डेवलप होने को कहते हैं। किसी तार को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होगा। वोल्टेज कौन सा वाला? हाँ बैठ जा बेटा।
बैठ जाओ बेटा, वहां पे वो आगे वहां पे चेयर बैठ जाओ। कोई भी आ जाए सर। सबर कर लें, जलील आदमी, आपके समझ में नहीं आ रही बात क्या काम हो रहा है? मैं 1 घंटे तक तकरीर कर चुका हूं फिर भी नहीं अकल में आती बात। यार हर चीज मजाक के लिए की जाती है, गधे। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन अ कंडक्टर, तो बताइए उसमें इंड्यूस्ड होना चाहिए किस चीज को? अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर चेंज हो रहा होगा तो फिर वोल्टेज क्या होगा? इंड्यूस। यही प्रिंसिपल होता है किस चीज का? एसी जनरेटर का या ट्रांसफार्मर का भी यही प्रिंसिपल होता है कि करंट इंड्यूस होगा, वो फील्ड अगर चेंज होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। सर आपने शायद बताया था अगर कम भी हो तब भी दोनों सूरतों में प्रोड्यूस होना, डेवलप होना, जनरेट होना। मसलन बैटरी के अंदर से करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। जब वो करंट जो है वो अब वो वोल्टेज थ्रू हो जाएगा किस में से? एक रेजिस्टर में से। लेकिन जनरेट जहां से हो रहा होता है वहां पे इंडक्शन। सर डिवाइस को वोल्टेज चाहिए। आगे चलें, आगे चलें। हाँ, डिवाइस को वोल्टेज चाहिए। इन द गिवन डायग्राम शोज दैट, देखो भाई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये कौन सा करंट है? ये कन्वेंशनल करंट है। जो कन्वेंशनल करंट है वायर में वो इस तरफ जा रहा है। अब बताइए विच ऑफ द डायग्राम शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? बताइए ये फील्ड है, बताइए अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है? नहीं। करंट अगर ऐसे जा रहा है इसके अंदर तो क्या यूं होती है? नहीं। बताइए ऐसी कब होती है? ऐसी उस सूरत में होती है जब वायर आपके पास ऐसे रखा जाए। ये खामोश रहिए। अगर वायर आपके पास ऐसे रखा जाएगा तो करंट जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पे क्लॉक और यहाँ पे एंटी क्लॉक बनेगी। लेकिन ये स्ट्रेट वायर के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखें, ये कब होता था? जब आपके पास कॉइल हो यूं, तब आपके पास नॉर्थ टू साउथ ये वाला केस होगा जिसके अंदर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर फील्ड्स बनेंगी। तो आंसर जो होगा वो इसका बी होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी चलने दें मेरा बेटा, सिर्फ आंख बंद रखें और सुनते जाएं। हाँ बिल्कुल, यही खास बात है इसकी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज यूज्ड टू डिक्रीज आउटपुट? बताओ इसमें कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, यानी कि स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन? डाउन। अच्छा मुझे ये बताओ, सुनो बेटा, हाँ ग्रेट, जबरदस्त, यही बताने जा रहा था। किसने बोला भाई? छा गए भाई आप, छा गए। मतलब ट्रॉफी देनी चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा लोगों का रोजा बेकार है। अच्छा सुनिए, सुने, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स के स्टेप डाउन है ना। अब बताइए प्राइमरी के टर्न्स कम है और सेकेंडरी के ज्यादा है, तो ये तो अप हो गया, नहीं हो सकता। प्राइमरी के टर्न्स कम है, सेकेंडरी के ज्यादा है, अप हो गया, नहीं हो सकता। ये ज्यादा है और ये कम है, ये हो सकता है। और ये कम है और ये ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट? बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होता है इस वक्त। डायरेक्ट करंट के लिए क्या इस्तेमाल होगा? रियोस्टेट। ग्रेट। तो इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। ओमीटर किस लिए, ओम मीटर किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेजरमेंट ऑफ क्या? रेजिस्टेंस। ग्रेट। जनरेटर करंट को जनरेट करेगा। देखिए भाई, द डायग्राम बिलो शो, तुम देख के बता सकते हो ये ट्रांसफॉर्मर है कि नहीं? है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी है? प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी? अच्छा एक चीज और सुनिए, एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए। सुन तो ले मेरा बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले सुनिएगा। ये जो है ये क्या चीज है? ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिया गया इसमें ये वाला प्राइमरी टर्न्स है, ये सेकेंडरी। इनको काउंट करो तो प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी सेकेंडरी, तो ये स्टेप अप होगा। पहली चीज करंट कम हो जाएगा। आप जरा सुने, सुने, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोर दी गई है, इसको हम कहते हैं आयरन कोर, रेक्टेंगुलर आयरन कोर कहना। ये लोहे की या आयरन कोर देने की वजह क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ। ये मैंने जब आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था तब भी समझाया, लेकिन अभी जरा समझने के लिए आप सिर्फ ये समझेंगे कि जब इसमें से करंट पास होता है तो इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर यहाँ पे कौन सी फील्ड बनेगी?
मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब बताइए इस फील्ड को यहां से ट्रैवल करके कहां पहुंचना है, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचना है ना। तो ये जो आयरन कोर दी जाती है ये बेसिकली इस, अब बताइए अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बेहतर तरीके से कहां पहुंच जाएंगी, इस आयरन कोर तक, सॉरी सेकेंडरी फील्ड तक पहुंच सकेंगे। तो बताइए ये जो आयरन कोर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? करंट को नहीं, वोल्टेज को भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिस पाथ के थ्रू आप कहां, मैग्नेटिक फील्ड कहां पहुंच जाती है, कहां तक पहुंच जाती है भाई, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है। समझ में आई बात? देखें इसकी जो फील्ड बनेगी, ये फील्ड यहां से जाके ऐसे घूम के वापस आ जाएगी, ये ऐसे जाके घूम के, तो बताइए बहुत कम फील्ड पहुंच सकेगी ना यहां तक। लेकिन अगर मैंने कोर लगा दिया ये, तो कोर आपको बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करेगी, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर, अब देखिए कह क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये जनरेटर है? नहीं। इट इज यूज टू डायरेक्ट करंट? नहीं। इनपुट वोल्टेज इज लेस देन आउटपुट वोल्टेज? हाँ। स्टेप अप है ना, स्टेप अप है हमेशा, जब भी इनपुट वोल्टेज कुछ भी दोगे आउटपुट हमेशा क्या होगा, इनपुट से ज्यादा है। सेम कब आ सकते हैं, जब टर्न्स क्या हो, इक्वल हो, टर्न्स क्या हो, इक्वल हो। भाई बताइए ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स इक्वल हो, उसका क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, यानी कि वो ना तो स्टेप अप कर पाएगा और ना ही स्टेप डाउन करेगा। तीसरा, चौथा क्या है, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर, तो ये तो स्टेप डाउन के लिए। एक ही ट्रांसफार्मर में दोनों चीजें नहीं होती हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर वेरिएबल ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनमें ये दोनों चीजें रखी जाती हैं। क्या कह रहे थे? नहीं ये नहीं पूछा था, कुछ और कह रहे थे, पोल का, वो पीएमटी कहलाता है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। अब ये बताइए जो हाई ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज आ रहा होता है वो बहुत हाई होता है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 10,000, 20,000, 30,000 वोल्ट होता है। अब वो 30,000 वोल्ट अगर आपके घर पे दिया जाएगा तो आप उसको कम किया जाएगा ना, तो उसको 30,000 को कम करके हम कितने, 220 वोल्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म करते, तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि 30,000 वोल्ट को कम करके कितने वोल्ट पे ले आता है, 220 का, तब वो आपके घरों तक पहुंचता है। और जिस जगह जनरेट होता है वहां पे सपोज वो 100 वोल्ट जनरेट हुआ, जो जनरेटर से, अब मैंने उसको हाई ट्रांसमिशन लाइन पर वहां से डाल के यहाँ डहरकी तक पहुंचाना है, कराची से। अब कराची से डहरकी तक पहुंचाने के लिए जब मैं वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं तो मुझे ये लगता है कि उसको ट्रेवल कराने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वोल्टेज जो होगा उसका, वो सपोज 1 लाख वोल्ट चाहिए, तो उस 1 लाख के लिए मुझे वहीं पे ट्रांसमिशन, जहां पे जनरेट हो रहा है, जो ग्रिड स्टेशन है, वहां पे मुझे स्टेप अप बहुत बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए। आपने देखा होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है, जनरेट होती है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं, और वो असल में ट्रांसफार्मर्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता, और उनका काम यही होता है कि उसको ट्रांसमिट करना। इसी तरीके से ये जो गैस टरबाइंस लगे ना आपके यहाँ पे प्लांट पे, अगर आप के यहाँ पे अगर लोग जो हैं वो आपके फादर जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर काम करते हो या जानते हो या वहाँ पे जाते हो, अगर आप उनसे पूछेंगे और उनसे कहें कि बताइए कि ट्रांसफार्मर्स लगे या नहीं, तो आपको हमेशा कहेंगे कि हाँ ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो वहाँ पे लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक पहुँचाने में आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज, अब बताइए वहाँ से यहाँ तक लाने में सपोज 10,000 है तो वहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोल्ट चाहिए होता है, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पोजीशन ऑफ थंब किस चीज को इंडिकेट करती है? फोर्स को, ठीक है, थंब थ्रस्ट होता है, फोर्स आई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो कौन, चुप कर जाइए, वो कौन सा फैक्टर है जो कि ईएमएफ इंड्यूस जो हो रही है, जो डेवलप हो रही है उसके ऊपर, लेकिन कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी? देखिए, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यकीनन ज्यादा करंट तो ज्यादा ईएमएफ, स्पीड ऑफ कॉइल यकीनन, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी, तो किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे यहाँ पे? हाँ, लेकिन ये बताइए कि कंडक्टर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब ये बताइए मैंने एक कॉपर का कंडक्टर लिया, इसको मूव कराया तो करंट इंड्यूस होगा, एक टंगस्टन वायर लिया, उसको मूव कराया तो भी करंट, तो जो अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड जो जनरेट हो रहा है, लेट्स सपोज कि पहला जो करंट जनरेट हो रहा है वो 10 वोल्ट है,
तो टंगस्टन वायर में भी कितना ही वोल्ट जनरेट होगा, 10। हाँ, जब वो टंगस्टन वायर में ट्रेवल करके आगे जाएगा, अपने सोर्स के एंड तक पहुंचेगा, उस डिवाइस तक, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जनरेट उतना ही होगा। अगला देखिए, द पर्पस ऑफ आयरन कोर। आयरन कोर क्या समझते, क्या चीज, गोली। आयरन कोर देख रहे हैं बेटा, ये आयरन कोर कहलाता है, इसको हम आयरन कोर कहते हैं। तो बताइए ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का पर्पस क्या होगा, मेक मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी, देखिए आयरन कोर जो होता है वो दो काम कर रहा होता है, एक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है और एक पाथ प्रोवाइड करता है। सेपरेट प्राइमरी वाइंडिंग फ्रॉम द सेकेंडरी। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग को सेपरेशन के लिए तो नहीं होता ना, वो तो खुद ही सेपरेट होती है। कंडक्ट करंट, क्या करंट को कंडक्ट कर रहा होता प्राइमरी से सेकेंडरी, कभी भी नहीं। उसके अलावा कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन सेट ऑफ वाइंडिंग। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सेट ऑफ वाइंडिंग से दूसरी सेट ऑफ वाइंडिंग तक लेके जाता है। यस, मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट जो होगा वो पाथ प्रोवाइडिंग का है। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों क्या है, एक ही जैसी चीज। देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहेंगे, इफ देयर इज एन एरिया, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू दैट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इंटेंसिटी नहीं हुआ करती थी। अब ये बताइए कि अगर इस दीवार से इस दीवार की तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, अब अगर मैं एक सर्टेन एरिया कंसीडर करूं, मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस मोबाइल को ऐसे रखूंगा तो फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगी, तो फ्लक्स क्या होगा, इस एरिया का ज्यादा होगा। जब मैं मोबाइल को टर्न करूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइन ऑफ फोर्सेस कम होती जाएंगी। और जब मैं ऐसे रख दूंगा तो जीरो हो जाएंगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताइए, जब मैं किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाता हूं तो असल में क्या चीज चेंज हो रही होती है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? तो यहां पर भी वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो कहां पहुंचा रही होती है, दूसरे एंड पे, सेकेंडरी तक। बस आखिरी ये लास्ट डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज शोन इन द डायग्राम पोजीशन 3। देखो ये प्लग है, यहां से गया लाइन स्विच 2, 3 के अंदर कौन सा लगा, ये टर्मिनल स्ट्रिप है। तो बताइए ट्रांसफार्मर, ये देखने से लग भी रहा है आपको, और ये स्टेप अप या स्टेप डाउन में से कोई भी हो सकता है, ये इसका हमें नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि 15 के अंदर ये जो फ्लक्स की बात करना है ना, तो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी तक, फ्लक्स कहते हैं फील्ड को, तो असल में क्या होता है, कोर जो होती है वो फील्ड को प्राइमरी से सेकेंडरी तक